प्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 कोपले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्म की कीमत वहां जाके पता करिए जहां पर धर्म उपलब्ध नहीं है, जहां पर धर्म न सुनाई देता है, न धार्मिक व्यक्ति दिखाई देता है, न कोई धर्म की चर्चा करता है। उस स्थान पर आप सिर्फ जाके खड़े बस हो जाइएगा। आपको वहां पर जाकर के धर्म की कीमत पता नहीं करनी है, सिर्फ खड़े बस हो जाना है। भारतीय दर्शन की एक बहुत जबरदस्त खूबी रही है कि उसकी जितनी भी शिक्षाएं हुई हैं, वो सारी की सारी शिक्षा आत्मा को प्रधानता को लेकर के हुई। हम जितना भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसमें केंद्र में आत्मा बैठी है। लेकिन जिनके केंद्र में स्पर्शन इंद्री का भोग बैठा है, आप उन देशों में जाकर के सिर्फ खड़े बस के हो जाइए बंधु। आप भारत में रहने वाले धार्मिक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक वातावरण में सांस लेते हैं, इससे भी आप धार्मिक कहीं ना कहीं तो बन ही जाते हैं। विदेशों में जाकर के देखिएगा, जहां पर स्पर्शन इंद्री, काम और भोग की कथाओं के साथ जीवन की शिक्षा की आधारशिला रखी गई है। उन देशों में रहना कितना दुष्कर है, उन देशों में रहने पर किस स्तर की मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं। जब आप वहां जाकर के बैठेंगे कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। 2, 4, 5, 8 दिन तो घर की रोटी छोड़ करके बाजार का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बहुत अच्छा लगता है। 9वें दिन क्या होता है, भैया बहुत दिन हो गए, अब क्या करूं, घर की याद आ रही है, माँ की वो उबली हुई मूंग की दाल, उसकी चिल्ला चौंट, उसकी सड़े टमाटर की सब्जी, उसी में मन भरेगा। क्यों भैया, तुम्हारे पास तो खूब पैसे थे, तुम खूब घूम लेते। बोले महाराज 2-4 दिन तो मेला अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी भर का मेला झमेला से कम नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ आत्मा की बात ही नहीं होती, जिनके यहाँ दर्शन संबंधी कोई काम है ही नहीं, वहां पर जाकर के जीवन शैली देखिए, आपको लगेगा हम भारत में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। वहां पर जब दुश्मन करे मनमानियां, किस काम की वो जवानियां। यहां पर तो सिखा दिया गया बचपन से कि क्रोध दुश्मन काम करे, माया दुश्मन काम करे, लोभ दुश्मन काम करे, शत्रुता काम करे, बैर काम करे, वैमनस्य काम करे, दुश्मन करे मनमानियां। किस काम की वो जवानियां, कि जवानी में हम थोड़े से दुश्मन से बहक गए और बहक करके वो जो चाहता है वो करने लगे। किसी ने गुस्सा दिलाया और हमने गुस्से का सबसे उत्कृष्टतम प्रदर्शन तो किया, लेकिन किसी ने जब क्षमा सिखाई तो हम क्षमा का उत्कृष्टतम प्रदर्शन करने में हमेशा असफल रहे। हमारे अंदर का एक संस्कार है, विभाव परिणतियां, अस्वाभाविक इच्छाएं जो हैं हमारे जीवन की, अस्वाभाविक प्रवृत्तियां जो हमारे जीवन की हैं, ये संसार का अंग बन गई। अपने आप को टटोलिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि गुस्सा दिलाने पर आप कितनी जल्दी गुस्सा करना पसंद करते हैं। एक मक्खी गुस्सा दिला दे आंख के ऊपर, नाक के ऊपर बैठ करके, जितनी स्पीड पे उसके लिए हाथ ऐसा जाता है, अगर बस चलता तो वहीं पे तुम उसको हिसाब किताब कर देते।
लेकिन बस नहीं चलता ना, वो बेचारी इतनी स्मार्ट है कि तुरंत भाग जाती है, लेकिन वो तुमको परेशान तो करती है। हाँ महाराज, करती तो है। और फिर कोई क्षमा की बात करे तो क्षमा महाराज, अब क्या क्षमा का क्या बताए महाराज, वो तो स्वभाव है आत्मा का। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी बन के फिर लोग बात करते हैं, क्षमा का तो स्वभाव है, अब हो गया हो गया। क्रोध को देखे कि क्षमा को देखे। संसार में बड़ा वैचित्र है। इसलिए जब कोई भारतीय दर्शन में, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, बालक का जन्म होता है, तो उसको शिक्षा की मूल आदर्श आत्मा को बीच में रख करके ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं कि जीवन प्रधान शैली में और आदर्श प्रधान शैली में कोई अंतर ना हो, तब तो शिक्षा किसी काम की है। अब वहां पर आदर्श तो सिखाया गया स्कूलों में, चोरी करना पाप है, और यहाँ पर पिताजी घर के अंदर खुद सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बेटा, सामने वाले की दुकान से जब भी 100 रुपए का सामान लाया करो तो उसको 120 का बताया करो। तो भैया पिताजी क्या कर रहे हैं? 100 का सामान कितने का बुलाया करो? 120 का। अब बच्चा थोड़ा सा बाप से सवाया निकल गया, वो सामान तो लाया 120 का और बोल दिया 220 का। अब आफत है। पिता ने सिखाया था 20% की चोरी करना, लेकिन लड़का 120% की चोरी करने के लिए उतारू हो गया। अब कंट्रोवर्सी फंसती है। विदेशों में बहुत होता है। आप कभी सिंगापुर में जाकर के देखिएगा, आप कभी मलेशिया जाकर के देखिएगा, फ्रॉड और स्कैम के नाम पर आपके जिंदगी में और आपके जीवन में तो बहुत कम होता है। आप उधर जाकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि स्कैम किसको कहते हैं। कारण पाप से डर नहीं लगता, कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को पाप वहां पर समझाया ही नहीं गया। लेकिन हमारे भारत के संविधान में ये चीज समझाई गई। धार्मिक सिद्धांतों में बताएगा कि हर पाप का फल तुमको नरक में जब मिलेगा तो उसको सह नहीं पाओगे, और उसका एक हमारे जीवन में प्रभाव भी पड़ा। हर पाप करने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, मत करो, इसे पाप पड़त है। फिर दूसरे मिनट में दिमाग से आवाज आती है, अरे सब तो कर रहे, तुम्हें भर धर्मात्मा बनेगा, चलो कर लो। लेकिन आज भी अपने अंतर्मन को टटोल के देखिएगा बंधुओं, आज भी आपके जीवन में वो घटना घटती है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, किसी को गलत नजर से नजर उठा के भी देखते हैं, तो भी अंतर्मन से एक छोटा सा आपका भोला भाला आत्मा आपसे बोलती है, ये गलत है, ये पाप मत करो। दूसरे सेकंड में हमारा दिमाग हमारे अंतर्भावों से ऊपर जाकर के बैठ जाता है और वो कहता है, सब कर रहे, दुनिया भर के लोग कर रहे, हम ही भर धर्मात्मा। जब सबने मुंह धो ही लिया है, हम भी मुंह धो लेते हैं, क्या बुराई है। कुछ लोगों के अंतर्मन में ऐसे भाव कभी नहीं उठते। महाराज रिपुमर्दन और महारानी रति सुंदरी की वह बेटी थी जिसका नाम था सुर सुंदरी। जब महारानी को लगा कि इसको ऐसी शिक्षा देनी है कि जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थितियों में इसका पतन न हो, तो रानी रति सुंदरी ने अपनी पुत्री सुर सुंदरी को एक आरिका के गुरुकुल में भेज दिया। अभी स्कूलें होती हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। अभी पिछले 150 सालों में गुरुकुल की पूरी व्यवस्था मिटा दी गई, लेकिन उसको फिर जीवंत करने का प्रयास बहुत सारे सज्जन और बहुत सारे संत मिल करके कर रहे हैं। आचार्य भगवंत स्वयं इसमें गुरुकुल पद्धति में शिक्षण शैली को लेकर के काम करने में उतारू है, और उनका सहयोग देने वाले लोग भी कम नहीं है, जो अपने तन मन धन प्रज्ञा विवेक सबका प्रयोग करके ऐसे नवीनतम गुरुकुल और तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हजारों बेटियां शिक्षा अध्ययन करके उस सुर सुंदरी जैसा बनने के लिए प्रयासरत है। बच्ची का गुरुकुल में प्रवेश हो गया। कुछ ही दिनों की शिक्षा लेकर के बच्चियां अपने अपने घरों की ओर आई थीं। घरों के अंदर राजा के साथ बहुत सारे श्रेष्ठी वर्ग के पुत्र पुत्रियां भी खेला करते थे। जैसे आपके घरों के आसपास कोई गार्डन मिल जाता है, गार्डन में आप बच्चों को घुमाने खिलाने के लिए ले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे।
खेलते वक्त उस उद्यान में सुरसुंदरी की ठंडी हवा चलने के कारण आंख लग गई। सो रही थी, निद्रा लग गई, हल्की सी झपकी लगी थी। आप लोग भी जब कभी ट्रेन में जाकर के बैठते हैं, बैठते ही साथ आपको कंफर्ट जोन मिली, आपका दिमाग में आपको एक कंफर्ट जोन में डाला कि अब तो ना तुम कुछ काम कर सकते हो ना कुछ काम होगा। तो दिमाग का दूसरा हिस्सा बोलता है तो अभी क्या हो सकता है, बोले कुछ नहीं है, बढ़िया, अभी 8 घंटे का टाइम है, सो जाओ। तो जितने भी व्यावसायिक बुद्धि वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सीधे अपर बर्थ दिखाई देती है। ट्रेन में चढ़ते हैं, चढ़ते ही सांस सीधे बोलते भैया ऊपर वाली बर्थ देना, बच्चे को चाहिए खिड़की। और पुरुष वर्ग क्या बोलता है, अपर बर्थ कहाँ है, ऊपर की बर्थ खाली है। नीचे सूटकेस जमाएंगे, सीधे अपनी हाफ पैंट पहनेंगे और सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे। 5 मिनट भी लेट नहीं करना। क्या 8 घंटे की जर्नी है, 7 घंटा तो सो लें कम से कम। कंफर्ट जोन में जाने के बाद सबसे पहले आती है तो नींद। कभी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग अपने खुद व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए कि आप लोगों में जिनकी ओवर एज 35, 38, 40 साल के लोग हो गए हैं, क्या गर्मी के दिनों में कोई भी आदमी समझदार खिड़की के सामने बैठता है? ट्रेन में सफ़र करते वक्त कभी नहीं बैठता। उसको बस बर्थ दे दो, एक छोटा सा चादर दे दो, एक पिलो दे दो, अब वो ऐसा अच्छे से सोता है। अब कब उठेंगे, अब वो उसको उठाने का काम हमारे टीटी का है, क्योंकि हमने 3rd AC का रिजर्वेशन करा के रख चले हैं। अब वो टीटी खुद आके उठाएगा, सर आपका स्टेशन आने वाला है, तभी उठेंगे, इसके पहले नहीं उठेंगे। रति सुंदरी को जैसे ही सुरसुंदरी को थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन में गई, गार्डन में थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी, सामने हंस एक सामने छोटे से तालाब पर खेल रहे थे और सुरसुंदरी की आंख लग गई। आंख लगते वक्त वो जितने भी बालक बालिकाएं, सृष्टि के पुत्र साथ में खेल रहे थे, खेलते हुए लोगों ने सुरसुंदरी को गौर से देखा। साड़ी पहनी थी वो छोटी सी बच्ची। हमारे यहाँ की बेटियां क्या पहनती हैं आप लोग खुद देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ उस समय की बच्ची साड़ी पहन करके, और क्योंकि आज ज़्यादा नहीं 40 साल पुराना आप कोई भी मूवी देख लीजिएगा, पूरी की पूरी मूवी 2-4 साड़ियों में होकर के कंप्लीट हो जाती थी और शुरुआत से ही साड़ी ही दिखाई जाती थी। और गुरुदेव ने तो इसके ऊपर हाइको भी लिखा है, शिक्षा साड़ी है। हाइको क्या है महाराज जी, याद है क्या? शिक्षा साड़ी है। आगे का एक आध हाइको भूल रहा हूं, आज आने वाला है, मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव बार बार उन सारी चीजों पे काम करते हैं जिन चीजों को आज बाहर की संस्कृति वाले बार बार डिमोटिवेट करके मिटाने की कोशिश करते हैं। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। यह हाइको है गुरुदेव का, जिसमें कहते हैं गुरुदेव कि भारत की मर्यादाओं में 2 चीजें हैं, एक खेती बाड़ी और शिक्षा के रूप में एक बेहतरीन साड़ी। साड़ी का मतलब सिर्फ साड़ी ही नहीं, साड़ी का मतलब शरीर भी है, साड़ी का मतलब लज्जा वस्त्र भी है, साड़ी का मतलब एक आभूषण भी है, बहुत सारे अर्थ हैं। वो सुरसुंदरी जो कन्या थी, वो एक गार्डन में, उद्यान में जाकर के थोड़ी सी झपकी क्या लगी कि साथ में खेलने वाले बहुत सारे युवकों में से, बेटियों में से एक युवक ने देखा कि सुरसुंदरी के दुपट्टे में कुछ बंधा हुआ है। बंधा हुआ है तो सोते में से धीरे से, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उद्यम करने का शौक रहता है, तो बंधी हुई चीज को उस लड़के ने, जिसका नाम अमर कुमार था, उसने खोल करके देखा तो अंदर कुछ कौड़ियाँ रखी हुई थी। उस समय कौड़ियों से व्यापार होता था, कौड़ियाँ दे दी, कौड़ी के बदले में सामान ले लिया। तो अमर कुमार ने देखा कि सुरसुंदरी के दुपट्टे में तो कुछ कौड़ियाँ बंधी हैं, तो उस कौड़ी को उठा करके सुरसुंदरी तो सो ही रही थी और अमर कुमार ने दूसरे को वो कौड़ियाँ दी और उससे भोजनशाला से कुछ भोजन खाद्य पदार्थ वगैरह बुलवा लिए। अच्छा, समोसा, पोहा, जलेबी जो आप लोग खाते हो अपने अपने दिमाग में इमेज कर लीजिएगा, कोई बड़ा वो नहीं है। सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया तो अमर कुमार ने उस कौड़ियों के बदले में जो नाश्ता आया था, उस नाश्ते में स्वल्पाहार में से थोड़ा सा स्वल्पाहार सुरसुंदरी के लिए भी वहां पर ले जा करके रख दिया। और सुरसुंदरी सो के उठी, उठा करके बोलते हैं, देखो
तुम्हारे लिए नाश्ता आया है। सुरसुंदरी ने भी बहुत अच्छे से नाश्ता कर लिया। फिर बाद में सुरसुंदरी पूछती है, ये इतना अच्छा नाश्ता किसकी तरफ से था? तो लोग बोलते हैं, लाया तो अमर कुमार है, लेकिन तुम्हारी तरफ से था। मेरी तरफ से? मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले नहीं, नाश्ता का आनंद देने वाली तो तुम ही हो। बोले क्यों? जब तुम सो रही थी, तुम्हारे दुपट्टे में कौड़ियां बंधी थी। वो कौड़ी खोल करके 7 की 7 कौड़ियां थीं, कुल 7 कौड़ी थी। आज उस कौड़ी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो कौड़ी शब्द आज भी दिमाग में चलता है कि अगर इंसान के पास 2 कौड़ी ना हो तो वो 2 कौड़ी का, और साधु के पास 2 कौड़ी हो तो वो 2 कौड़ी का। ये बात आज भी चलती है, लेकिन वो कौड़ी का व्यापार आप लोगों ने देखा नहीं। कि सुरसुंदरी ने को जब पता चला कि मेरे हाथ की ही कौड़ियां जो हैं, जो मेरे दुपट्टे में बंधी थी, ये अमर कुमार ने उसको खोल करके और मेरी ही कौड़ियों से नाश्ता बना करके बुला करके लोगों को खिला दिया है, तो सुरसुंदरी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर के बोलती है, मेरी कौड़ियां चुरा ली, ये तुमने ठीक नहीं किया। अमर कुमार को भी वो बात सुन करके गुस्सा आ गया। अमर कुमार कहता है, 7 कौड़ियां ही तो हैं, कौन सी बड़ी चीज, क्या बिगड़ता है कौड़ियों से? तुम चाहो तो 7 के बदले में 14 दे देता हूं। सुरसुंदरी कहती है, मेरी 7 कौड़ी मेरे राज्य के बराबर थी, तुमने मेरी कौड़ी क्यों चुराई? 7 के बदले 14 दे देता हूं, तुम कहो तो 24 दे देता हूं, मेरे पास कौड़ी की कमी नहीं है। बोले कौड़ी की कमी तो हमारे पिताजी के पास भी नहीं है, हमारे पिता भी महाराज हैं, तुम तो श्रेष्ठी के पुत्र हो, मैं तो महाराज की पुत्री हूं, लेकिन मेरी कौड़ी को चोरी करने की हिम्मत कैसे आई तुम्हारे अंदर? सुरसुंदरी में और अमर कुमार में थोड़ी सी गहमा गहमी हो गई। बच्चे थे और बच्चों में गहमा गहमी हो गई। बच्चों की गहमा गहमी को कमजोर मत समझिएगा। कई बार बच्चे बचपन में कसम खा लेते हैं, जवानी तक वो कसम कभी भूलते नहीं। 13-14 साल की उम्र में जब बच्चों का मन थोड़ा सा भावुक भूमि से कठोरता की ओर आ रहा होता है, उस समय माता पिता जब अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उस इग्नोर करते वक्त बच्चे कई बार कसम खा लेते हैं। कई बार आप देखिएगा, शुरुआत में बच्चा मेरा बच्चा माँ करती रहती है, बच्चे को अच्छे से भोजन कराती रहती है। एक दिन सबके सामने जब बच्चा बोलता है कि मुझे पापड़ चाहिए, और माँ ने कह दिया, लड़का हमारा इतना खब्बू है, रोज के 20 पापड़ खात है। अब आपने तो मजाक में कह दिया, लेकिन मान लीजिए बच्चे ने दिल से लगा लिया वो बात, क्या कि माँ ने मेरी सबके सामने बुराई करी थी कि लड़का पापड़ बहुत खाता है, आज से कभी भी माँ के हाथ का पापड़ नहीं खाऊंगा। छोटी सी उम्र में बच्चे संकल्प कर लेते हैं, क्या सब करूंगा, माँ के हाथ का पापड़ नहीं खाऊंगा। अब माँ परस रही, ले बेटा पापड़ खा लो, पापड़ नहीं खाने, जे पकड़ो। कल तक तो हमारे मोड़ा को पापड़ बहुत अच्छा लगा, तो पता नहीं कहा वो कि पापड़ खाबो छोड़ दो। कुछ नहीं हुआ, अहंकार को थोड़ी सी ठेस बस लग जाए, फिर आदमी बड़े बड़े संकल्प ले लेता है और बड़े बड़े संकल्पों में अपने जीवन जीने लगता बंधु। वैसे ही सुरसुंदरी के तेज कहने से अमर कुमार के अहंकार में ठेस लग गई। एक बार थोड़ी सी ठेस क्या लगी, और बच्चे थे, खेलते 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 वो बात को भूल भी गए। क्लास पे क्लास आगे बढ़ती गई, अपने अपने कामों में लग गए। वो सुरसुंदरी आरिका के गुरुकुल में जाकर के पढ़ने लगी, अमर कुमार मुनियों के आश्रम में जाकर के अपनी विद्या का अध्ययन करने लगा। जवानी कब अपना रंग लेकर के सामने आ गई पता नहीं चला, बात आई गई भी हो गई। कुछ दूर दूर तक लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहा था कि शायद अमर कुमार को कोई बात पता हो या कुछ हो। जब सुरसुंदरी की पूरी विद्या, पूरा अध्ययन पूरा हो गया, तो सुरसुंदरी की माँ, जिसका नाम रति सुंदरी था, सुरसुंदरी को अपने उस गुरुकुल से निकाल करके घर लाने वाली थी। रास्ते में मंदिर पड़ रहा था तो आरिका के पास ले गई।
आर्का के पास ले गई, आर्का से दर्शन कराया। सुरसुंदरी ने विनय पूर्वक बैठ करके पंचांग नमस्कार करते हुए आर्का की वंदना करी। आर्का ने आशीर्वाद दिया और रति सुंदरी अपनी बच्ची के लिए कहती है, माता जी, हमारी बेटी अभी अभी गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके 18 वर्ष की उम्र हो गई है, ये आई है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। आर्का कहती है, आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। गुरुकुल से आई है तो हम कुछ पूछेंगे, कुछ जानकारियां चाहिए। तो रति सुंदरी शांति से बैठ गई, बोलती, माता जी, ये मेरी पुत्री है, आप इससे जो पूछना चाहें। आर्का ने पहला प्रश्न खड़ा किया, सम्यक तो क्या होता है? सुरसुंदरी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर अकाट्य श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन या सम्यक तो है। इसको दूसरे रूप से बताओ, कर्णानुयोग के माध्यम से सम्यक क्या होता है? तो उसने एक श्लोक बता दिया, लोकालोक विभक्तेर युग परिवतेश चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथामति रवयति करुणानुयोगम च। एक श्लोक बोल दिया। फिर बोला कुछ और तरीके से बताओ, प्रथमा नियोग के तरीके से सम्यक दर्शन क्या होता है? तो बड़े अच्छे से सुरसुंदरी कहती है, पाप और पुण्य पर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ और तरीके से बताओ, सम्यक दर्शन क्या होता है? 5, 7, 8 प्रकार से, प्रथमा नियोग से, कर्णानुयोग से, चरणानुयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन की बातें आर्का माता जी ने जब सुरसुंदरी से पूछी, और सुरसुंदरी ने बहुत खूबसूरती के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। आर्का ये देख रही थी कि प्रश्न का उत्तर देने की बच्ची की शैली कैसी है। आप प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं या सही, ये बात की बात है। आईएएस ऑफिसर्स के जब एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होता है, उस समय आपको कोई भी सामने डैशबोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। अब वो ये नहीं देखते कि इसका आंसर आप सही ला रहे हैं कि गलत, वो ये देखते हैं कि आंसर को लाने के प्रति आपकी तल्लीनता कितनी है, आप कितना डूब करके उसमें काम कर रहे हैं, आप में कितना पेशेंस है इस बात को लेकर के कि हमने प्रश्न को सुन भी लिया, अब हम आपके सामने ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे सॉल्व कर रहे हैं। आर्का ने देखा कि सुरसुंदरी ने एक प्रश्न मात्र सम्यक दर्शन क्या होता है जिस तरीके से पूछा, उस तरीके से उसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया। आर्का जब सुरसुंदरी से संतुष्ट हो गई तो रति सुंदरी उसकी माँ से कहती है कि ये एक ऐसा रत्न है, इस रत्न को किसी कौवे के हाथ में जाने मत देना। आर्का कहती है, इस स्त्री रत्न को किसी कौवे के हाथ में जाने मत देना। रति सुंदरी अपनी बच्ची सुरसुंदरी के प्रति इतना कॉन्फिडेंट थी, इतना विश्वास था कि हमने इतने अच्छे संस्कार देकर के इसको पाला है। रति सुंदरी आर्का से कहती है, ये ऐसी बेटी है, अगर किसी कौवे के हाथ में भी चली गई तो कौवे को उठा करके हंस कर देगी। मां को अपनी पुत्री के ऊपर इतना गजब का विश्वास है। आपको आपकी बच्ची के ऊपर विश्वास है कि नहीं, आप बताइएगा। इतिहास, कहानियां, कथानक, सूत्र आदमी का एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं सुनाए जाते। आदमी का एवोल्यूशन, कॉन्शियस इवोल्यूशन, जो आपकी चेतना के विकास की वो चरम तक आप पहुंच सके, उस चरम तक पहुंचने के लिए आपको बार बार प्रेरणा दी जाती है कथानकों के माध्यम से, कि आप कथानक के माध्यम से सीख करके अपने घर के अंदर वो टैलेंट पैदा करिए कि अगर ये स्त्री रत्न, जैसे उस आर्का ने कहा कि ये ऐसा स्त्री रत्न है कि इसको कौवे के हाथ में जाने मत देना, तो क्या आपको अपनी बच्ची के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी बच्ची जिस किसी के हाथ में जाएगी, जिसके घर में जाएगी, जिसके जीवन में जाएगी, उसके जीवन में अगर वो कौवा मिल गया गलती से तो उसको हंस के जैसा बदल देगी? बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों को बंधु। तभी तो शादी करने के बाद रोज शाम को माँ अपनी बच्ची से एक बार फोन में बात करती है, प्यार से पूछती है, काहे सब ठीक चल रहा हो, जेठ जी कछु कैद तो नहीं आ, ससुर खाबे दे रहे कि नहीं दे रहे, जे तुम्हारे घुमावे ले जात कि नहीं ले जात। अब ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव सेंटर है कि शादी होने के बाद माँ जो है अपनी बच्ची के रोज कान भरती है,
दुनिया में जितने घर तबाह हुए हैं वो पति पत्नी के संबंध के विच्छेद के कारण नहीं हुए। पति पत्नी के बीच में जब तक पत्नी की मां नहीं आ जाती है तब तक किसी भी पति पत्नी के संबंध खराब नहीं होते। विवाह की सफलता इट्स नॉट डिपेंड योर पार्टनर्स, इट्स डिपेंड ऑफ योर पार्टनर्स। विवाह की सफलता इस बात से नहीं है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है। हस्बैंड कहे कि मेरी वाइफ खराब मिल गई, वाइफ कहे कि मेरा हस्बैंड खराब कर दिया, इट्स नॉट डिपेंड योर पार्टनर्स, इट्स डिपेंड योर पार्टनर्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना वैवाहिक जीवन कैसे अच्छे से जिएंगे। लेकिन हमारे यहां तो शादी करने के बाद लड़की की शादी करी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है किस बात का। हम खुद जानते हैं लड़की से रोटी बनाते बनती नहीं है, कपड़े घड़ी करते बनता नहीं है, बल्कि क्या बनता है, लड़की से मोबाइल चलाते बनता है, स्पा कराते बनता है, नाखून को शेप देते बनता है। घिसती रहती है लड़की 24 घंटे घर के अंदर। बड़े घर की लड़की है, क्या करेगी बेचारी, रोटी थोड़ी बनाएगी। अब मम्मी बेचारी डाउट पे है, ये स्त्री रत्न जिस घर में जाएगी उसको कौवे को हंस क्या खाक बनाएगी? बनाएगी क्या? कैसे बनाएगी? जब कुछ आता होगा तो बनाएगी। लड़कियां ऐसी माँ आती हैं हमारे यहाँ कलश रखने। आदिनाथ भगवान के दरबार में कई कलश रखे होंगे बच्चियों के नाम पे कि भगवान मेरी बच्ची जिस घर में जाए कम से कम आग न लगाए, क्योंकि हमारे घर में इतनी लग रही है, हमारी बच्ची के कारण हमारे घर में आग लग रही है। अब जिसके जाए यहाँ से, लेकिन किसी घर में आग न लगाए। और फिर रही सही कसर जो है वो माँ पूरी कर देती है शादी होने के बाद। रोज फोन लगाएगी सुबह से लेके शाम तक, सुबह नहीं तो शाम को, पता बस कर ले एक बार बेटी बता दे कि जे जो हैं रात दोपहर में 3 से 4 के बीच में घर में नहीं रहें, शांति रहे थे। हाँ तो हम कल 4 ही बजे लगा ले हैं। अब वो 2:45 बजे फोन पहुंच गया। लड़की सोच रही थी काम करके सोएंगे, लेकिन अब क्या करें, मम्मी का फोन आ गया। तब मम्मी को पूरी कहानी 15 दिन की, फिर 15 दिन की, फिर 15 दिन की। जैसे एक अच्छा ऑडिटर पूरा डाटा ट्रांसफर करता है, वो सेव करता है, ऐसी बेटियां अपना पूरा का पूरा डाटा जो है अपने मायके में सेव कर देती। लड़ाई हो जाए, बच्ची तो भूल जाएगी कोई बात, बच्ची की मां नहीं भूल जाएगी। लाला जी तुमने ना 3 साल पहले हमारी लड़कियां से ऐसो भी कहो हो तो, लेकिन हम खून के घूंट पी करके शांत रह गए थे, आज चुप न रहे चाहे कछु हो जाए। तो अब अगर ऐसा कोई कन्या तैयार हो रही है, किस घर में जाएगी, और जिस घर में जाएगी वहां पे क्या होगा, बम ब्लास्ट होगा। सीरियल ब्लास्ट होते हैं, सुबह अलग होता है शाम अलग होता है। सुबह होता है चाय को लेकर के और शाम को होता है सास को लेकर के। कमरे के अंदर घुस जाते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों। वाइफ दरवाजा धीरे से खोल देती है और फिर अपने पति को अपने कमरे के अंदर से चिल्लाती है। टारगेट रहती है बाहर बैठी सास, सुनाती किसको है? सुनो, इसलिए नहीं आए थे तुम्हारे घर में कि तुम्हारी माँ हमसे दिन भर काम कराती रहे। अब माँ ने बाहर सुन लिया, हमारा लड़का हमारे चक्कर में अंदर डांट खा रहा है, चला करके। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी कई घरों में होती है बंदों, लोग करते हैं, चला करके करते हैं। इतना तेज बोलते हैं कि जहां तक पहुंचाना है टारगेट तक बात पहुंच जाती है, उसको समझ में आ जाता है। फिर शांति बाद में क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमने आपसे कुछ कहा क्या? हमने आपकी तरफ देख के कुछ बोला क्या? नहीं बोला। जब हमने आपसे कुछ कहा नहीं, हमने आपसे कुछ बोला नहीं, हमने आपके बारे में किसी से बात नहीं कही, हमने आपका नाम भी नहीं लिया, तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? भैया तुमने हमारा नाम नहीं लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट तो हमें क्यों बना रहे का इतना भी समझ में नहीं आए। 30 साल तो हमें भी हो गए संसार में आद भे। तो आदमी की ये मानसिकता है बंधुओं कि वो टारगेट बनाता है किसी और को, बीच में रख लेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। कहानी भी सुनाएगा घर के अंदर तो ऐसी जिसमें हमारे टारगेट की पूर्ति होती हो। मैं गलत हूं? गलत बोल रहे हैं हम? थोड़ा ऐसा करो, गलत बोल रहे हैं। नहीं महाराज, आप तो सही बोल रहे हैं। मैं आपको बताना, गुरुकुल की शिक्षण पद्धति और माँ बेटी के बीच की जीवन शैली का वो संवाद क्या अनुपम है। इस कथानक में आप सील की कीमत, धैर्य की कीमत, प्रशंसा की कीमत, धर्म की कीमत, सबकी कीमत पता चलेगी आपको, हर चीज की कीमत पता चलेगी। रति सुंदरी आरिका से कहती है, मेरी बच्ची वो बच्ची है, बेटी है,
कौवे के हाथ में भी चली गई तो कौवे को हंस कर देगी माता जी, मुझे पूरा विश्वास है। अर्का ने आशीर्वाद दे करके उसको घर भेज दिया, और आशीर्वाद दे करके घर भेजा, और रति सुंदरी घर के अंदर अपने आराम से रह रही थी। सुरसुंदरी की पूरी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसके पिता महाराज रिपुमर्दन को बार बार चिंता सता रही थी कि कन्या बड़ी हो गई है, इसका विवाह अच्छे घर में जरूर हो जाना चाहिए। विवाह किससे करें, कौन से राजा से करें, कौन से मंत्री से करें? तो महाराज को लगा कि हमारे नगर के अंदर भी श्रेष्ठी लोगों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके यहाँ अरबों खरबों का द्रव्य है, उनके साथ भी अपनी बेटी दे सकते हैं। जब महाराज रिपुमर्दन ने पूरे नगर में जितने भी श्रेष्ठियों के अच्छे अच्छे पुत्र थे सबको अच्छे से देख लिया, सुन लिया, परख लिया, पूछताछ कर ली, तो संयोग घुमा करके कैसा लेकर के आता है कि अमर कुमार, जिसके पिता का नाम धनवाह था, माता का नाम धनवती था, उसके पुत्र अमर कुमार के साथ सुरसुंदरी का विवाह तय हो गया। ये वो अमर कुमार है जिसकी बचपन में सुरसुंदरी के साथ छोटी सी बात को लेकर के विवाद हो गया था। दोनों भूल गए, अमर कुमार को भी याद नहीं, सुरसुंदरी को भी याद नहीं, लेकिन संयोग देखिए कैसा ला करके मिला करके कर्म सामने खड़ा कर देते हैं। घर के अंदर जो आपका पुत्र है वो प्रथम दृष्टया तो आपका पुत्र होगा, लेकिन आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि संयोग आपके घर के अंदर जिन जिन लोगों का बना है, इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो आपके वास्तव में सहयोगी हैं। पिता हो, पुत्र हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो। प्राथमिक दृष्टया देखने पर तो लगता है कि ये हमारा पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि पुत्र के रूप में पूर्व जन्म का कोई शत्रु आकर के हमारे घर के अंदर बैठ गया। महाराज, बेटा शत्रु कैसे हो सकता है? ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। विश्वास ना हो तो महाराज श्रेणिक और उसके पुत्र कुणिक को देख लीजिएगा कि कुणिक ने अपने पिता श्रेणिक को जेल में बंद करके इतने फटके मारे हैं कि श्रेणिक जब भी कुणिक मारने के लिए, पुत्र पिता को मारने के लिए आता था, क्या है कि पूर्व जन्म की शत्रुता थी, और पूर्व जन्म की शत्रुता इस जन्म में कॉस्ट्यूम चेंज करके पुत्र के रूप में आकर के खड़ी हो गई। शत्रुता खत्म नहीं हुई, संबंध बदल करके शत्रुता अपना आकार ले रही है। हमको भी देखना है कि हमारे घरों के अंदर जो संबंध बदल करके हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि हमारी शत्रुता बढ़ रही है कि हमारी कषाय बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है? भाई के रूप में ऐसा तो नहीं कि पूर्व भाव का कोई बैरी आकर के खड़ा हो गया। तब तो वो कहता है, छोटे भैया के बड़े भैया कहते हैं धीरे से, संपत्ति पे अधिकार तो हमारा है चाहे कुछ हो जाए। 3 भाई में से 4 भाई में से एक भाई के पास 90% प्रॉपर्टी है और 3 भाइयों के पास 3% प्रॉपर्टी है। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, घर में ऐसी आग लगी कि घर को लूट लिया गया। लूट नहीं लिया गया, तुम वक्त रहते पहचान नहीं पाए। तुमने कभी कोशिश नहीं करी कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पुत्र पल रहा है कि शत्रु। तुम्हारे घर के अंदर पुत्री के रूप में तुम्हारी कोई बैरी तो नहीं आ गई है। अगर आ गई है, ऐसी धारणा आपकी बन जाती है, तो फिर ट्रीटमेंट और अच्छा देना है और अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि इन लोगों के मन के अंदर आपके प्रति जो कटुता है वो धीरे 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 मिटती चली जाए। लेकिन हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि धीरे धीरे हमारे बच्चे के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ गैप बढ़ता चला जाता है। फिर गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, एक ही घर में पति पत्नी के लिए भी 2 बेडरूम मिल जाते हैं। तुम सोफा सेट पे सोगे, मैं कमरे में सोऊंगी। अगर गलती से पति कमरे में सो गया तो पत्नी सोफा सेट पे पूरी रात निकाल देगी। मैंने संसार देखा नहीं बंधुओं, न मैं संसार में रहा, लेकिन संसार किताबों में गुरुदेव कैसा लिख के गए हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, उसको पढ़ता और पढ़ करके जब अपने विचार शक्ति को लेकर के जाता तो ऐसा सोचता हूं कि जैसा ग्रंथों में लिखा है ऐसा दुनिया में हकीकत में आज होता है। पुत्र के रूप में शत्रु आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने शत्रु का नाश कर दें,
इसका मतलब ये है कि हम पुत्र के रूप में आए शत्रु का ऐसा प्रेम के साथ विकास करेंगे कि ये रहेगा तो हमारे साथ, लेकिन हमको कभी पीड़ा नहीं देगा। आपको हमारी बात समझ में आ रही है? दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं। कोई कार चलाते में सुन रहा होगा, कोई खाना बनाते में। सबका अपना अपना टाइम पीरियड फिक्स है। कोई रात को 9 बजे सुनता है, कोई दिन के 2 बजे सुनता है, लेकिन सीखते सब एक कॉमन बात है कि हमको कैसे अपने जीवन को और व्यवस्थित करना है। रति सुंदरी और सुन सुंदरी के संवाद में आप कथानक का आनंद देखिए कि अमर कुमार और सुर सुंदरी दोनों का विवाह तय हो गया। योग लक्षण देख करके रानी रति सुंदरी अपने पति से कहती है, महाराज हम क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, हमारा उनका कैसे व्यवहार होगा? हमको राजकाज संभालना है और उनको पैसा कमाना है। महाराज बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। महाराज कहते हैं कि वक्त आने पर हर आदमी एक दिन जीवन में क्षत्रिय जरूर बन जाता है, सिर्फ समय की अपेक्षा रहती है। अहिंसक पुरुष भी कब तलवार उठा लेते हैं पता नहीं चलता बंधु। महाराज की दृष्टि पुत्र को देखने पर अलग थी, रानी की दृष्टि कुछ अलग थी, रति सुंदरी सुर सुंदरी की दृष्टि कुछ अलग थी और मित्रों की दृष्टि कुछ अलग थी। किसकी कैसी दृष्टि थी? जब आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने कितना अच्छा एक श्लोक में जवाब दे दिया। 4 चरण लिखे। 4 चरण में किसी भी दंपति के, नव दंपति के जीवन में किसकी कैसी दृष्टि होती है। आचार्य कहते हैं, कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिक्षन्ति मिष्टान इतरे जन। किसी का भी विवाह होता हो, सब कोई अलग अलग चीज देखते हैं। कन्या वर्यते रूपम, कन्या देखती है कि हमारा पति कितना सुंदर दिखता है, नाक नक्श कैसे हैं, हाइट कैसी है, कंधे कैसे हैं, पर्सनालिटी कैसी है, चेस्ट कैसी है, चलता कैसे है, पंजे कितने बड़े हैं। कन्या की दृष्टि सिर्फ एक चीज पे, कन्या वर्यते रूपम। माता वित्तम, माँ रूप नहीं देखती। लड़का सांवला है, अरे चलेगा, लड़की को धीरे से समझाती, कहा है इतना अच्छो तो कमात है, काहे नहीं कर लो ब्याह, 50 लाख को पैकेज है मोड़ा को, नहीं सांवला दिखता है। लड़की कहती है, तो माता बोलती है, चाटने है का रंग को, क्या करो तुम, सांवलो है तो का भाई। अच्छी कई नीतिकारों ने तो क्या क्या बातें लिख दी, बोलता हूं तो शर्म आती है। मैदा की लोई कौआ खाता है, ऐसी बातें भी लिख दी कई बार लोगों ने। मैदा की लोई कौआ खाने का मतलब, कोई यौवनवती खूबसूरत कन्या है, वो धन के बल पर किसी काले सांवले के व्यक्ति के पास चली जाती है। ऐसा होता भी है और ऐसा आप लोग अपने आसपास देख भी लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ का जब बेमेल जोड़ा जुड़ता है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज रहती है, पैसा। कि इतनी सुशील गुणवान अच्छी कन्या ने उस काले बदसूरत लड़के को क्यों पसंद किया? उसको पसंद नहीं किया, शादी व्यक्ति से ना होकर के उसके धन से हो जाती है। तो मानसिकता रहती है, कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, माँ सोचती है पैसा कितना। तो जितनी भी महिलाएं हैं, अपनी स्त्री, अपने बच्चियों का सेटिस्फैक्शन सिर्फ इस बात पे रहती है, अरे करोड़पति हैं वे लोग। लड़की बोलती है, कछु काम नहीं करे, मोड़ा करोड़पति तो है, उनको बाप तो कलेक्टर है, मान जा हमारी बात, हम नहीं मानन के, हम न करें ब्याह। क्यों? अरे महाराज 2 नंबर का इतना पैसा कमाया, उसके बाद लड़की को समझा रहे हैं, नहीं मानती, एक बार आप समझा दीजिए। हमने कहा अब यही करना बाकी रह गया था कि ये तुम्हारी लड़की है, पैसे वाले से शादी नहीं कर रही, तो महाराज आप समझा दीजिए। माँ की आदत है सिर्फ पैसा देखती है। कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, पिता देखता है लड़का कितना पढ़ा लिखा है। मार्कशीट लड़कों की महिलाओं के काम नहीं आती, पुरुष के काम आती है। जब पिता बोलते बेटा कहाँ तक पढ़े हो, बाबूजी MBA किए हैं। कौन से कॉलेज से किए हो? फलाने कॉलेज से किए हैं। तो फिर तुम्हारे यहाँ वो फैकल्टी ने तुम लोग को इतना कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ? पिताजी चाहते थे बिजनेस करना है, इसलिए कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। हो तो रहा था, DRDO में हो गया था, लेकिन हम नहीं गए। ऐसा देखता है पिता। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, DRDO में सिलेक्शन हो गया था, शकल से तो दिख नहीं रहा कि DRDO में सिलेक्शन हो गया था है। अब पिता ये नहीं देखते कि बच्चा आज किराए के मकान में रह रहा है, पिता ये देखते हैं कि इतना पढ़ा लिखा है, इतना जॉब सेटलमेंट है,
आज नहीं तो 3 साल बाद 5 करोड़ का बंगला कभी भी खरीद लेगा। तो माँ जब पिता घर में जाकर के बोलते हैं कि लड़का बहुत अच्छा पसंद आ गया है, किराए को मकान में हम नहीं दे रहे, अपनी मोड़ी चाहे कछू हो जाए। अभी तो सुन तो लो, हमें कछू नहीं सुनने, तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है। पहले से स्त्री और पुरुष में विवाद होने लगता है। पुरुष कहता है बड़ी कंपनी का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, 3-4 साल में बढ़िया 5-7 करोड़ का बंगला खरीद लेगा। तो माता ऐसा माथा कूटती है, बोलते तुम्हारी बुद्धि में पाला पड़ गया होगा, जी के पास आज नहीं आ वो कल खाक लेके आ जाए। फिर पिता समझाते हैं हमारे पास कछु थोका जब तुम्हारी बहू ने तुम्हें हमेशा ब्याह थो। बोले वो तो हमारी किस्मत तेज हती जो तुम्हारे घर के अंदर पैसा आ गो हमारे कारण। ये विवाद है, ऐसे बात है बंधुओं, ऐसे होती है घर के अंदर बातें। और लेकिन कोई भी माँ किराए के मकान वाले को अपना बच्चा नहीं देना चाहती। बिजनेसमैन को अपना बच्चा भूल जाओ। अगर कोई ने कह दे कि हमारे लड़का की किराना की दुकान है, बोले हमारी मोड़ी कुमारी मर जाए लेकिन बिजनेसमैन के साथ ब्याह ना करें। हमने गांवों में अभी हमारा प्रवास निरंतर हो रहा है, मैंने देखा छतरपुर है, नौगांव है, टीकमगढ़ है, आपका आसपास में ललितपुर है, ये गांव डेड होने लग जा रहे हैं। इन शहरों में कोई बेटियां नहीं देना चाहता। बम्बई में, मद्रास में, आपके दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में, इधर बेटियां देनी है। क्यों? वो शहर है ना महाराज। अब आपको पता चले कि टीकमगढ़ के जैन समाज के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आधी इंदौर में प्रॉपर्टियां हैं। हर प्राइम लोकेशन में भोपाल में टीकमगढ़ की समाज का मान लीजिए कोई लड़के की प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी शादी नहीं होती। क्यों? बोले रहता तो टीकमगढ़ में है, अब बेटी वहीं रहेगी महाराज, हम नहीं कर रहे ब्याह। ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी है लाइफ की। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। पिता देखता है कितना पढ़ा लिखा। फिर बांधवा कुल मिक्षंती, जो जितने भी मित्र यार लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले जब आप फोन करो लड़की की शादी पक्की कर दी है तो उधर से पहली आवाज आती जैन है कि अजैन। कौन के साथ? नहीं नहीं जैन ही में करी है। अच्छा जैन में। फिर बांधवा कुल मिक्षंती, बंधु लोगों को, रिश्तेदारों को चाहिए कि कहाँ शादी हो रही है पहले पता कर लो। भैया जैन में हो रही, बोले बाकी सब ठीक है यार जैन साहब, देखो लड़का कम कमाए, लड़कों को किराना को दुकान हो, लड़का किराए के मकान, सब चलेगा, बस जैन चाहिए। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। कोई पढ़ाई लिखाई देख रहा है, कोई रूप देख रहा है, कोई पैसा देख रहा है, कोई विज्ञान देख रहा है, कोई कुल देख रहा है। फिर अंतिम चरण में गुरुदेव क्या लिखते हैं कि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती मिष्टान इतरे जना। और फिर जितने भी रिश्तेदारों में आपने जो 5 रुपए का कार्ड बांटते हैं, उस 5 रुपए के कार्ड में बस एक ही चीज है, आदमी देखता है किसकी किससे शादी हो रही है, कोई मतलब नहीं, ये बताओ रिसेप्शन कहाँ पे है और कितने बजे है। तो उसने सिर्फ इतना सा कार्ड फाड़ करके कटिंग करके रख लेते, चिपका के रख लेते हैं। 7:30 बजे क्या वृंदावन गार्डन में रिसेप्शन है, बस इतना काट लिया, डेट उठा ली। लोगों के जेब में, पॉकेट में कई बार तो आइडेंटिटी कार्ड की जगह ये शादी के कार्ड की रिसेप्शन डेट पड़ी रहती है। यार आज जो है ना 26 तारीख है, ये रिसेप्शन 7:30 बजे है। तो पत्नी से बोलती सुनो शाम का खाना हमारा फिक्स है, हम दूसरी जगह खाएंगे। उठेंगे सीधे रिसेप्शन में जाकर के खा पी के चले आएंगे। तो कुछ लोगों को मिठाई खाने और रिसेप्शन से मतलब है, दुनिया की किसी चीज से मतलब नहीं है। इधर सुरसुंदरी और अमर कुमार का विवाह तय हो गया। विवाह के लिए सिंह लग्न में जब नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र का उदय था, ऐसा मनोहर विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुरसुंदरी अपनी प्रथम शय्याशाला पर जाकर के बैठी है और अमर कुमार आने वाले हैं। अमर कुमार उनसे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बात होती है, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी आपका समय हो गया है, कल पुनः इस धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म।